हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास। अस्सलामु अलैकुम और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में आपको हर तरह की खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए और हर परेशानी मुसीबत से दूर रखे और आप भी लोगों में खुशियाँ बांटें, उनको दुखों तकलीफ़ों से जिस हद तक मुमकिन हो सके बचाए और आपको आने वाले सियासतदानों, मौजूदा सियासतदानों और हर उस बंदे से बचाए जो आप पर अभी से जुल्म करने का सोच रहा है। आपको हर डिपार्टमेंटल इंडिविजुअल से बचाए जिनका आपसे वास्ता पड़ता है और वो आपको तकलीफ़ें देते हैं, ये नहीं जानते कि उनके लिए तकलीफ़ें ऑलरेडी ही तैयार कर ली गई हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो क्यों ना सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो को प्लीज़ ये लाजमी एंड तक देखनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? वो इसलिए कि इसमें नवाज शरीफ साहब अपनी कुछ कंप्लेंट्स, शिकायत हमारे सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं पब्लिक को, और पाकिस्तान में कब आएंगे, क्या आएंगे, ये बातें आपको पता चल जाएंगी। और व्यूअर्स, एक बात मुझे बताइए, अभी भी आपको समझ नहीं आई कि वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट होता है। आपका इलेक्शन में वोट डालें या ना डालें, वोट डल चुका होता है। क्योंकि एक छोटा सा लतीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो ये कि एक शख्स, बूढ़ा शख्स, इलेक्शंस के दिनों में आया और वो वोट बनना डाल रहा था। वोट डाल के जब वो बाबा जी अंदर से वापस लौटे तो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछते हैं, और जो बंदा वहाँ पर वोट आपको बताता है कि आपका नाम ये है, पता, कहता यार ज़रा देखिए कि मेरी बीवी वोट डाल गई हैं। उन्होंने कहा जी नाम बताइए, ये नाम है। उन्होंने चेक किया, उसका आईडी कार्ड लिया, चेक किया, उन्होंने कहा हाँ जी अभी अभी 5 मिनट हुए डाल के गई हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि हैरत है, मुझसे मिली भी नहीं। और वो शख्स पूछने लगा, बाबा जी क्या आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहती? कहता बेटा 20 साल पहले वो मर चुकी हैं, लेकिन हर इलेक्शन में वोट डालने आ जाती हैं, मुझसे मिलती भी नहीं। तो व्यूअर्स, आप जाएं या ना जाएं, वोट डल जाता है, क्योंकि पता होता है। तो आप बताइए मुझे कि जिस शख्सियत को और जिसके साथियों को आपने बेइंतहा जलील कर दिया कि नवाज शरीफ ऐसे हैं, करप्ट हैं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर जगह से, हर लिहाज से करप्ट हैं, मुल्क लूट कर चले गए, बाहर के ममालिक में भी उनको गालियां दी गई, ठीक है, यहाँ भी उन पर बहुत से केसेस बेकार, फजूल और घटिया केसेस बना दिए गए। क्योंकि ये बताइए, बग़ैर सबूत के अदालत कैसे केस फाइल कर लेती है, कैसे वो प्रोसीड होता है, आई कैंट अंडरस्टैंड। लेकिन वो केसेस किए गए, फिर उनमें से उनको रिहा किया गया, बरी किया गया, फिर NRO देकर उनको 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर मुल्क से बाहर भेज दिया गया। एक बहुत बड़े करप्ट तरीन इंसान को आसानी के साथ भेज दिया गया बाहर, और अब पछता रहे हैं कि हमने क्यों भेजा। अरे भाई, जब पूरे मीडिया ने, इदारों ने मिलकर नवाज शरीफ साहब का करप्शन के हवाले से कचूमर निकाल दिया, तो अब दोबारा उनसे बात करने का मतलब क्या? अब भी आपको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद पसंद इंसान है। देखिए, एक बंदा शराब पीने वाला, जना करने वाला, ऐशो इशरत करने वाला, सारी ज़िंदगी ऐश में गुजार दी, और जब वो एक हॉस्पिटल और एक वर्ल्ड कप, क्या कोई भी इंसान जो वर्ल्ड कप जीत ले या उसके बाद वो हॉस्पिटल बना ले, इसका मतलब है उसकी अहलियत है कि वो वज़ीर आज़म बन सके? व्यूअर्स, अब उस इंसान को जिसको कुछ नहीं पता वज़ीर आज़म बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने वो सारी शराइत मान ली जो एक वज़ीर आज़म बनने के लिए और कायम रहने के लिए ज़रूरी थी। आहिस्ता आहिस्ता जब इक़्तिदार की चेयर पर बैठे तो पता चला कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, कोई बंदा मेरे लिए कुछ वैल्यू रखता ही नहीं है। एक वक्त था जब आप देखते कि इमरान खान साहब जब तकरीर किया करते तो आर्मी के एक पर्सनैलिटी पीछे बैठी होती थी, मूँछों वाली, जो इमरान खान जो मतलब एडवाइस करती थी, पास जाकर उनसे बातें करती थी। अब वो कहाँ गई? और इमरान खान का स्टाइल देखा कभी आपने? व्यूअर्स, पता नहीं आप क्या देखते हैं। इमरान खान साहब जब जिस भी सेशन में बैठते हैं, कोई मीटिंग बुलाते हैं, तो वो घूमने वाली चेयर को एंजॉय कर रहे थे।
ऐसे ऐसे करके, यानी कि वो बात नहीं सुन रहे थे, वो झूठे ले रहे होते हैं। और जो झूठे होते हैं ना, ये बंदा तरसा हुआ कर रहा होता है और लोगों को इसी झूठों पे रखा हुआ उन्होंने। कभी गौर से देखिएगा, लोग बातें किए जा रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे होते बैठ के, क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार की घूमने वाली कुर्सी नहीं देखी थी। इसके चूंटे का मज़ा ही कुछ और है। और हमें वो पंघोड़े पे लगा दिया। आपको पता है, एक पंघोड़ा होता है जिसमें हैंडल लगा होता है और उसके हर सीट के पिछले खुदा कोयटा, पेशावर, जेहलम, सियालकोट और बंदा उस पर इतना घूम रहा होता है। और कोयटे वाला कहता है कि मैंने सियालकोट से आगे निकल जाना, पेशावर वाला कहता होता है मैंने कराची से आगे निकल जाना। और जब उतरते हैं सब के सर चकराए हुए होते हैं और उसी चक्करों में वो हंस रहे होते हैं। हमें भी सियासत के पंघूड़े पर इसी तरह चूंटे दिए जाते हैं ताकि हम चकरा जाएं, हमें समझ ही ना आए। तो व्यूअर्स, अब इमरान खान साहब की शामत आ गई, चूँकि आकड़ आ गई। आकड़ तो पहले ही थी, क्योंकि सियासत में आना था, फिर वज़ीर आज़म बनना था। वज़ीर आज़म बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे, वो कुछ भी बूट चाट सकते थे, मतलब हर बात मान सकते थे। ये उन्होंने करना ही था और उन्होंने किया। और फिर जब पता चला कि ये पढ़ा लिखा नालायक इंसान है, ये किसी के सुनता ही नहीं है, इसमें इतनी आकड़, तो फिर उसका तोड़ क्या निकाला? करप्ट। एक करप्ट इंसान के साथ जिसका आपने हशर कर दिया पूरी दुनिया में, जलील कर कर के निगोशिएशन शुरू हो गई, बड़े लोग मिलना शुरू हो गए, इदारे मिलना शुरू हो गए। तो क्या आप नहीं समझे कि पहले भी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था? अब जब उनको लाया जाएगा और वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, पता नहीं अब शहबाज शरीफ बनते हैं या नवाज शरीफ, लेकिन बनेंगे वही। तो जब उनको लाया गया तो क्या ये सिलेक्शन नहीं है? इसका मतलब है कि अब उनको जितवाया जाएगा और इक़्तिदार पर बैठाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी शराइत सख्त कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया इनके पास ऑप्शन कोई नहीं। इमरान खान साहब ने यकीन ही इतना दिलाया था कि अगले 10 साल तक इदारे ये समझते थे कि ये हमारा वफ़ादार रहेगा, लेकिन जैसे इक़्तिदार पर बैठे तो जहर के दांत बाहर आ गए। फिर उन्होंने डसना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि नहीं जी नहीं, ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है, लेकिन किया कुछ भी नहीं। और आज यकीन जानिए, हर बात के पीछे पैसे देने पड़ते हैं। ज़िंदा रहने के भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो पैसे देने पड़ेंगे, मर गए तब भी पैसे देने पड़ेंगे। पैसों के बगैर योर लाइफ इज़ नथिंग। तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि मैं इस वीडियो के बाद यानी कि मैं आपसे तो नहीं मिलूँगा, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा और उनकी शिकायत को सुनिएगा, गौर कीजिएगा। और जब वापस आएंगे, अब देखिएगा कि जाने से पहले उनकी क्या सेहत थी, कितना रोशन चेहरा, मतलब क्या जानदार शानदार पर्सनैलिटी थी। और अब इक़्तिदार के बगैर दूर रहकर वतन से उनकी क्या हालत हो चुकी, कमज़ोर हो चुके हैं, सही तरह बोला भी नहीं जाता। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को पहले जल्दी से देखिए और हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो वीडियो को देखिए। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। उसकी पिछली सीट पे दरमियान में मुझे बिठाया, एक साइड पे वो खुद बैठ गए, एक साइड पे सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए और उसी गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब को भी बैठा दिया गालिबन आगे। तो ले गए वहाँ पर, मुझे अलहदा ले गए मेस में, शहबाज को किसी और कमरे में ले गए। तो जब रात के कुछ तकरीबन 2 बजे का टाइम था तो वो आए मेरे पास। जनरल महमूद आया, एक जनरल औरकज़ई है जो बाद में KPK का गवर्नर भी रहा है, वो था, और एक और जनरल था। 3 आए लोग। तो मुझे मेरे पास आके तो डिसोल्यूशन ऑर्डर मुझे दिया असेंबली का कि ये है असेंबली तहलील करने का ऑर्डर, तो हम ये लाए हैं आपके पास, तो आप इस पे दस्तखत कर दें। और उस पर लिखा, तो मैंने उसको पढ़ा कि जी मैं असेंबली जो है वो अपनी मर्ज़ी से तोड़ रहा हूँ और ये मैं प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा हूँ कि असेंबली को जो है ना वो तोड़ दिया जाए। तो मैंने कहा ये क्यों लेके आए आप मेरे पास? तो कहने लगे बस आप अभी इसको साइन करें और बस उसके बाद जो है वो हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं, वरना अगर आप नहीं साइन करेंगे तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बड़े उन्होंने एक तकब्बुर के लहजे में, ये रौनक से ये बात की। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो ना अपनी जो है वो मैंने ना ऐसा कभी सोचा, ना मैं कभी
असेंबली को तहलील करूँगा, तो कहने के नहीं ये आपको दस्तखत करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ऑन माई डेड बॉडी, ये अल्फाज हैं जो मैंने कहना, ऑन माई डेड बॉडी आई विल नॉट साइन दिस पेपर। तो जनरल महमूद आपको पता है बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, अब आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, और अल्लाह ताला आपके अहले गैरत, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। तो तुम मुझे कहना अच्छा फिर हम फिर जो है ना वो बताएंगे, इसका आपको मजा चखाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, अल्लाह मालिक है। तो ये अपना मेरे पास कोई आधा घंटा पहले शुरू में मेरी मिन्नत करते रहे, फिर बाद में धमकियों और तड़ियों पे आ गए, और उसके बाद फिर वो चले गए। जब मैंने साइन नहीं किया, मैंने जब कागज़ फेंक दिया कि ऑन माई डेड बॉडी, तो उनको फिर समझ आ गई कि ये बंदा जो है ना वो नहीं मानेगा। मुझे फिर बंद कर दिया, कुछ पता ही नहीं था 2-3 हफ्ते के मैं कहाँ हूँ, ना मुझे पता था ना मेरे घर वालों को पता था, ना मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ को पता था, ना मेरे वालिदैन को पता था कि मैं कहाँ हूँ। तो बहरहाल जो है वो कुछ दिनों के बाद मुझे फिर वहाँ से कराची ले गए, और मेरे ऊपर वो हाईजैकिंग का झूठा केस बना दिया, आपको मालूम है, जिसमें मुझे 27 साल कैद सुना दी गई, जिसको फिर हाई कोर्ट में लेके नहीं कि 27 साल कैद कम है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। खैर अल्लाह को नहीं मंजूर था, वो नहीं हुआ। हेडक्वार्टर वहाँ पे लेकर गए मुझे, रेंजर्स के हेडक्वार्टर नहीं था वो, तो छोटी बारकें थी, और मुझे वहाँ पे एक कमरे में ले गए। इतनी उसकी झाड़ पोंछ शुरू कर दी, पता नहीं वो कितने सालों से उसकी झाड़ पोंछ नहीं हुई थी। इतनी गर्द थी कि वो गर्द में दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता था कि मेरे पास कौन खड़ा है। मुझे भी, जिसको कहते हैं पंजाबी में, जगराता था। 2 दिनों का रात को सोया नहीं था मैं वो चारपाई वहाँ पे पड़ी हुई थी। मेरे पास अपना बिस्तर था जो मैं साथ मैंने रखा हुआ था, अपने सूटकेस में मैंने वो बिछाया चारपाई पे, और फिर मैं उसी धूल में मैं अपने, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अपने दिलो दिमाग को मैंने समझाया कि ये धूल भी इंशाल्लाह गुजर जाएगी, कोई बात नहीं है। उसी धूल में मैं फिर सो गया।